सो वेलकम बैक मेरे देश के भविष्य। आज पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस। सोशल साइंस में सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 नाम है फेडरलिज्म। तो जैसा कि मैं हर बार कहता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि चैप्टर का जो टाइटल है उसे समझो। तो आज हम पहले चैप्टर का टाइटल समझेंगे। तो इसके लिए चलते हैं थोड़ा सा पीछे। पिछले चैप्टर में हमने देखा था, जो कि चैप्टर 1 है, इसमें बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल्स दिए हुए थे, जिसमें बताया गया था कि कैसे बेल्जियम में जो लोग थे उन्होंने आपसी मतभेद को, अपने अंदर अंदर जो भी उनके झगड़े थे उनको कैसे शांति से सॉल्व कर लिया पावर शेयरिंग करके। वहीं श्रीलंका इस चीज़ को करने में अनसक्सेसफुल रहा और उसका काफ़ी भयंकर रिजल्ट उसे बाद में फेस करना पड़ा। 1993 में बेल्जियम में क्या हुआ था, इन्होंने अपनी गवर्नमेंट की पावर्स को शेयर कर लिया था। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत सारी पावर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को दे दी थी और इस तरह से दी थी कि उनके जो पावर्स हैं वो इंडिपेंडेंटली उसे यूज़ कर सकें। पहले भी बेल्जियम में ऐसा सिस्टम था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो छोटे छोटे लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल पर अपने पावर्स लोगों को देती थी, लेकिन इस पावर की लिमिटेशन थी। जब चाहे तब सेंट्रल गवर्नमेंट वो पावर्स उनसे छीन सकती थी। पर 1993 के बाद सब कुछ बदल गया, बाद में सबको इंडिपेंडेंट पावर्स दे दी गई। तो बच्चों, इसी तरह के सिस्टम को ना हम फेडरलिज्म कहते हैं। तो हमारी टेक्स्ट बुक में जो डेफिनेशन है फेडरलिज्म का वो कुछ इस तरह है। फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power is divided between central authority and various constituent units of the country। मतलब कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जिसमें पावर जो है वो बांट दी जाती है। किसके किसके बीच में? एक सेंट्रल अथॉरिटी जो कि पूरे देश की एक अथॉरिटी होगी, एक गवर्नमेंट होगी, उसको दे दिया जाता है पावर, और उसका बचा हुआ कुछ पावर कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी कि छोटे छोटे हिस्से, या तो कोई स्टेट्स होंगे या अदर प्रोविंसेस, जिस तरह का सिस्टम किसी कंट्री में हो उन छोटे छोटे हिस्सों में भी पावर्स दे दी जाए। तो इस तरह का पावर का शेयरिंग हो जाता है दो तरह की गवर्नमेंट के बीच में। दो तरह की हो सकती है, तीन तरह की हो सकती है, अलग अलग भी हो सकती है, बट बेसिकली जो फेडरलिज्म में हम देखते हैं सबसे ज़्यादा हमको दो लेवल्स ही देखने को मिलते हैं। 3-4 लेवल हो सकते हैं, मैं अभी भी डिनाई नहीं कर रहा, पर सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलता है वो है 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, इस 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट में पहला लेवल होता है नेशनल लेवल, दूसरा होता है स्टेट या प्रोविंशियल लेवल। तो स्टेट लेवल बोलो या प्रोविंशियल लेवल बोलो, एक ही बात है। तो ये नेशनल लेवल वाला क्या है? नेशनल लेवल में ऐसी गवर्नमेंट होती है और उस गवर्नमेंट को कुछ इस तरह के पावर्स होते हैं जो कि पब्लिक के कॉमन इंटरेस्ट के हैं। तो कॉमन इंटरेस्ट मतलब क्या? कॉमन इंटरेस्ट का मतलब ये कि जो देश के सारे लोग हैं इन सब का एक कॉमन इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम अपने कंट्री की सेफ्टी की बात करें तो चाहे हम किसी भी रिलीजन को बिलोंग करते हों, किसी भी कास्ट को बिलोंग करते हैं, हमारा सबसे पर्पस, मेन पर्पस, अगर जब बात आ जाती है देश की सेफ्टी की, तो हम सब उस मामले में एक हैं। ठीक है, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरा देश हमारे देश के साथ गलत करे, हमारे देश पर चढ़ाई करे या हमारे देश को कोई नुकसान पहुंचाए, चाहे हमारा पड़ोसी पाकिस्तान हो, चाहे हमारा पड़ोसी चाइना हो। आप देखते हैं जब बात पाकिस्तान या चाइना के साथ किसी प्रॉब्लम को लेकर आती है तो देश एक साथ खड़ा हो जाता है। तो ये जो सिक्योरिटी का इशू है ये एक कॉमन इंटरेस्ट है। या बात कर सकते हैं हमारे किसी और देश के साथ किस तरह के रिलेशंस हमें रखने हैं, ये भी हमारे लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है। और ऐसे बहुत सारे मैटर्स हैं जिन मैटर्स में हम सब एक कॉमन राय रखते हैं, एक कॉमन ओपिनियन रखते हैं। तो जब इस तरह के मैटर्स हैं उसके रिलेटेड जो पावर्स हैं वो नेशनल गवर्नमेंट के यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, और बाकी जो पावर्स हैं वो स्टेट्स गवर्नमेंट्स को दे दी जाती हैं। और स्टेट्स की जिम्मेदारी होती हैं जो रेगुलर कामकाज है वहाँ का, जो एडमिनिस्ट्रेशन का कामकाज है, लोगों की भलाई का कामकाज है, वो स्टेट्स देखें। तो इस तरह से पावर्स की शेयरिंग कर दी जाती है और स्टेट्स को उनके पावर्स दिए जाते हैं। जो गवर्नमेंट जहाँ फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो नहीं होता, इस तरह की गवर्नमेंट को हम यूनिटरी गवर्नमेंट कहते हैं। तो यूनिटरी गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट का ना हम डिफरेंस देख के अच्छे से समझ पाएंगे कि दोनों किस किस तरह से वर्क करती हैं। तो यूनिटरी गवर्नमेंट का क्या है, देखिए, यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है कि जो सारी की सारी पावर्स हैं वो पावर्स सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। ठीक है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने
कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली पावर जो है वो छोटे छोटे लेवल पर यानी स्टेट्स या प्रोविंशियल लेवल पर वो पावर्स को बांटती है और जब चाहे वो उन्हें पावर्स दे सकती है, जब चाहे वो वहाँ से पावर्स को वापस ले सकती है। पर फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। फेडरल स्ट्रक्चर में पावर्स फिक्स होती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के पावर्स को छीन नहीं सकती। सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने पावर्स हैं और दोनों ही अपने पावर्स का इंडिपेंडेंट यूज़ कर सकते हैं। ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को परेशान कर सकती है और ना ही स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को परेशान कर सकती है। तो इस तरह का पावर शेयरिंग होता है। दूसरा पॉइंट है डिफरेंस का कि जो यूनिटरी गवर्नमेंट होता है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर्स भी देती हैं। ठीक है, चलो भाई ये काम कर दो, ये काम कर दो, वो काम कर दो, इस तरह के ऑर्डर्स स्टेट गवर्नमेंट्स को मिलते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स को उस हिसाब से काम करना पड़ता है। पर फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स नहीं देती। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली ऑर्डर्स नहीं दे सकती। कुछ कुछ मैटर्स ऐसे होते हैं जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ऑर्डर्स देती है, बट मेजॉरिटी ऑफ केसेस में स्टेट गवर्नमेंट्स को ऑर्डर लेने की ज़रूरत नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट से। वो अपने हिसाब से काम कर सकते हैं और ना ही स्टेट गवर्नमेंट्स मजबूर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए। तीसरा डिफरेंस हम देख रहे हैं यूनिटरी गवर्नमेंट में स्टेट्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को आंसरेबल है। मतलब ये कि कुछ भी करो उसका जवाब आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को देना है। आपसे कुछ गलती हो गई तो जाके सॉरी बोलो, आपको कुछ भी काम है पहले जाके परमिशन मांगो, कुछ प्रॉब्लम हो गई आपको डांट भी पड़ेगी। तो देखा जाए तो आपको हर तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में काम करना है। फेडरल स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं होता। फेडरल स्ट्रक्चर में स्टेट गवर्नमेंट और साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही अपने लोगों के लिए आंसरेबल हैं। मतलब उनको जो जवाब देना है, काम हुआ या नहीं हुआ उसका जो जवाब देना है वो अपने लोगों को देना है। स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट के लोगों को देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लोगों को जवाब देगी। ठीक है, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, दोनों के बीच में इस तरह का डिफरेंस है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फेडरलिज्म के फीचर्स को, यानी कि जो फेडरल गवर्नमेंट होती है उसके क्या फीचर्स हैं, कैसे हम पता कर सकते हैं कि ये जो गवर्नमेंट है वो फेडरल ही है। तो उसमें देखो पहला फीचर जो है वो दिया हुआ है, देयर आर 2 और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। 2 या उससे ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, जो हमने पीछे भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन्स बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखो भले गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है। ठीक है, ये भले अलग अलग लेवल्स हैं गवर्नमेंट के, पर ये जो वर्क करती हैं जिसके लिए वो पब्लिक एक ही है। मतलब फॉर एग्जांपल आप किसी एक स्टेट का एग्जांपल ले लो, सपोज आप मध्य प्रदेश का एग्जांपल ले लो, तो मध्य प्रदेश में भी एक स्टेट गवर्नमेंट है। वो स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम कर रही है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम नहीं करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट भी तो मध्य प्रदेश के लोगों के लिए काम करेगी। तो कहने का मतलब कि पीपल, कॉमन पीपल को ही दोनों तरह की गवर्नमेंट हैंडल करती हैं, एक ही तरह के इंसानों को। ठीक है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हो, सब कॉमन पब्लिक को ही मतलब गवर्न करते हैं या उनके लिए कामकाज करते हैं, आप कह सकते हो। पर सबका अपना अपना दायरा है। कुछ मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेंगी, कुछ मैटर्स में स्टेट गवर्नमेंट्स काम करेंगी। ठीक है, तो इस तरह से ज्यूरिसडिक्शंस डिसाइड किए गए हैं। ठीक है, कि आप पर्टिकुलर सपोज डिफेंस का मैटर आप देखोगे, पुलिस का मैटर आप देखोगे। ठीक है, जो फैमिली रिलेटेड जो भी मतलब कानून है वो स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ठीक है, और कोई दूसरा कानून है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। तो इस तरह के ज्यूरिसडिक्शन डिसाइड कर दिए गए हैं, कोई किसी के मैटर में टांग नहीं अड़ाएगा। ठीक है, अच्छा अब कोई किसी के मैटर में टांग नहीं अड़ाएगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं हम तीसरे स्टेप में। तीसरा स्टेप क्या कहता है, तीसरा जो फीचर है, द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सबके जो ज्यूरिसडिक्शंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिए गए हैं, वहाँ पर ऑलरेडी मैंशनड है ताकि कोई झगड़ा ना हो। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक साल ख़त्म होने के बाद, एक क्लास ख़त्म हो जाने के बाद जब आप नई क्लास में जाते हो, पहले दिन स्कूल जाते हो, आप किसी भी बेंच पर जाकर बैठ गए, तो कोई दूसरा बच्चा आके आपको अगर ऐसा कहता है कि उठ जा, ये मेरी जगह है, पिछले साल मैं यहाँ बैठता था, तो आप उसे क्या कहोगे? क्यों, तेरा नाम लिखा है यहाँ पर, हैं? चल निकल। तो वो आपसे क्या कहेगा?
ज़्यादा चप्पर चप्पर मत कर, 4 झापड़ मारूंगा, 8 बार दुखेगा। समझ में आया? तो कहने का मतलब अगर वहाँ नाम लिखा होता तो आप वहाँ से उड़ जाते, है ना। तो यही कहना है कि डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स को कुछ पावर्स दे दी गई, सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दे दी गई, लेकिन अगर इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है कि किसका पावर कितना है, तो उस चीज़ को लेकर झगड़ा हो सकता है। तो वो झगड़ा ना क्रिएट हो, इसीलिए ये ज्यूरिसडिक्शंस जो हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही बता दिए गए हैं ऑलरेडी, ठीक है। ताकि कभी अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो जाओ कॉन्स्टिट्यूशन चेक करो, आपको पता चल जाएगा कौन सा पावर किसके हाथ में है, ठीक है। तो अब बात करते हैं फोर्थ फीचर की, जो कि है the fundamental provisions of the constitution cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. इसका मतलब क्या कि जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल प्रोविजंस है, चाहे वो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करें या हम ऐसी बात करें जिन प्रिंसिपल्स पर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड है, मेन प्रिंसिपल्स पर, उनमें अगर कोई चेंजेस ला रहा है तो वो चेंज कोई भी गवर्नमेंट अकेले नहीं कर सकती। इसके लिए दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों लेवल्स का परमिशन जरूरी है। दोनों की मर्जी से ही ऐसे चेंजेस किए जा सकते हैं। अब जो मैंने थर्ड पॉइंट की बात की थी, जिसमें हमने ज्यूरिसडिक्शन की डिस्कशन किए थे, उस ज्यूरिसडिक्शन को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई झगड़ा हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, कोई मानने को तैयार नहीं है, सपोज कोई ऐसा स्टेटमेंट है जिसको लेकर कंफ्यूजन है, तो ये प्रॉब्लम कौन सॉल्व करेगा। तो इसके लिए हम पढ़ेंगे हमारा पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स। पांचवा कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। कोर्ट्स के पास ये अधिकार है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करें, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को, जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है उसे अपने हिसाब से समझें और लोगों को उसका मैसेज दें। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की पावर्स हैं उनको भी एनालाइज करने का जो राइट है वो कोर्ट्स के पास है। और इनमें भी जो हमारा हाईएस्ट कोर्ट है, यानी कि हमारा सुप्रीम कोर्ट है, वो एक अंपायर की तरह काम करता है अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में किसी मैटर को लेकर झगड़ा है, ठीक है। तो अगर झगड़ा हुआ तो वहाँ पर झगड़ा सॉल्व करने का कौन काम करेगा? हमारा सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो कोर्ट्स को भी पावर्स दिए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक पे। सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब क्या हुआ? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सामान खरीदने जाते हो और आपने कोई बिल अगर लिया तो आप बिल में देखते होगे कि उसमें दो कॉलम्स होते हैं, एक होता है SGST, एक होता है CGST। वो SGST और CGST क्या है? SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट को मिलने वाला GST टैक्स, राइट, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, अब इतना पता होगा आपको। CGST होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का GST। तो मतलब आप जो भी सामान खरीदते हो और उस पर जो टैक्स लगता है उसके हिस्से फिक्स कर दिए गए हैं कि इतना हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा, इतना हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो ये चीज़ें भी स्पेसिफाई करके रखी गई हैं ताकि भाई पैसे को लेकर भी झगड़ा ना हो, ठीक है। आपने 10 रुपये की चीज़ खरीदी, उसमें 2 रुपया अगर आपने टैक्स भरा तो हो सकता है एक रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाए और 1 रुपया स्टेट गवर्नमेंट ले जाए। अब ऐसा ना हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट बोले नहीं मैं 1 रुपया 75 पैसा लूँगा, तुम 25 पैसा लो, तो इस तरह का झगड़ा ना हो, वो चीज़ भी क्लियरली मेंशन की गई है। और सातवीं कैरेक्टरिस्टिक है वो ये बताती है कि फेडरल सिस्टम का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। तो उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है अपने देश की यूनिटी को बचाना और उसे प्रमोट करना, पहली चीज़। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो रीजनल डाइवर्सिटी है उसे भी प्रोटेक्ट करना और आगे ले जाना। इंडिया से बेहतर एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। हमारे यहाँ कई तरह के कल्चर हैं, कई तरह के लैंग्वेजेस हैं, कई तरह के रिलीजन्स हैं, ठीक है। अब मैंने जैसा स्टार्टिंग में भी बताया कि फॉर एग्जांपल कोई ऐसा स्टेट है, जैसे फॉर एग्जांपल गुजरात के लोग हैं तो गुजरात का अपना एक कल्चर है, महाराष्ट्र के लोग हैं उनका अपना एक कल्चर है, पंजाब उड़ीसा के लोग, सबका अपना अपना एक कल्चर है, ठीक है। तो वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, उनके कल्चर और दूसरे स्टेट के कल्चर, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल का कल्चर और महाराष्ट्र का कल्चर, दोनों स्टेट्स के कल्चर अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये जो कल्चर है वो ख़त्म ना हो जाए, हम सबको एक जैसा ना बना दें,
ठीक है, बंगाल के लोग अपना कल्चर प्रिजर्व करके रख सकें, महाराष्ट्र के लोग अपना कल्चर प्रिजर्व करके रख सकें, गुजरात के लोग अपना कल्चर प्रिजर्व करके रख सकें, वो अपने कल्चर को, अपनी डाइवर्सिटी को मेंटेन करें। ये भी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट्स की। साथ साथ ये भी जिम्मेदारी है कि इतने डिफरेंसेस होने के बावजूद भी हम सबको एक साथ यूनाइट करके रखें और हमारी यूनिटी को बचा कर रखें, साथ ही साथ यूनिटी को हम प्रमोट करें। तो जो दो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, यूनिटी को बचाना और उसे प्रमोट करना, साथ ही साथ रीजनल डाइवर्सिटीज़ को भी जगह देना, मतलब उसे भी फलने फूलने का मौका देना। तो ये 7 मेन फीचर्स हैं किसी भी फेडरल गवर्नमेंट के। अब फेडरलिज्म किस तरह का होता है, अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरह का फेडरल स्ट्रक्चर फॉलो किया जाता है, ये चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो फिलहाल के लिए लेता हूँ आपसे मैं इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।